Welcome to my channel This Termland. My name is Said Farman and हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहले इसको अलाइन करते हैं। तो लास्ट वाला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी हमने डिस्कस किया था, वैलेंसी के बारे में पढ़ रहे थे और ऑक्टेट रूल हमें कुछ समझ में आ गया था। आई थिंक होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ऑक्टेट रूल के मायने क्या होती है? लास्ट शेल में जिसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस एटम के भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होता है। ठीक, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा था हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के 2 होते हैं। फिर हमने देखा था नियॉन में 8 होते हैं। ठीक है, इसी तरह नियॉन में 8 होते हैं यहाँ पे। इसी तरह लास्ट शेल में, उसके बाद कोई शेल नहीं है। इसी तरह जो हमारा था ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन में भी 8 थे लास्ट शेल में। ठीक है, तो फिर हम आए थे अपने टॉपिक पे, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे आज के। देखते हैं क्या लिखा है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द atoms of elements, that is the tendency to react and for molecules with the atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell। ठीक, तो क्या किया गया? तो इस बात से जो हमने डिस्कस किया इससे हमें ये समझ में आ गया कि अगर कोई एटम है वो इसलिए कंबाइन करता है अपने एटम्स के साथ या डिफरेंट एटम्स के साथ, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के साथ, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाए। ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक, तो वही रीजन है जिसकी वजह से जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं रादर देन एटॉमिक फॉर्म में। तो नोबल गैस जो है वो एटॉमिक फॉर्म में क्यों रहता है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज व्हाई वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं। अदर एटम्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, या तो 2 होते हैं, या तो 3 होते हैं। उसलिए उनको 8 जो है इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए कंबाइन करना पड़ता है। if outermost shell which had 8 electrons, ठीक है, was said to possess an octet। इसको हम octet बोलते हैं कि इसके पास octet है, जिसके पास क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस रूल को हम बोलते हैं octet रूल। क्या बोलते हैं? octet रूल। ये आपको याद रखना है। ये जो है ये octet रूल है। जो octet रूल की मायने क्या होती है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन 8 है तो आप स्टेबल हो। Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. This was done by sharing, gaining or losing the electrons। ये करने के बहुत सारे तरीके हैं। अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है? शेयरिंग। ठीक है, गेनिंग और लूजिंग। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। शेयरिंग मतलब होता है, शेयरिंग मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड बनाना। आप आगे जाके पढ़ोगे, बॉन्ड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सपोज आपके पास है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन एटम है। ऐसे आपने लिखा H, हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे आपके पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या आ जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये दोनों एटम्स के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक शेल में दोनों हाइड्रोजन एटम्स के अराउंड घूमते हैं। मतलब इनमें क्या होता है? इनमें ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों में काउंट होते हैं। ये इस वाले हाइड्रोजन एटम, ये जो ये वाला हाइड्रोजन एटम है, ये जो ये वाला हाइड्रोजन एटम है इसके लिए भी काउंट होते हैं, और ये जो ये वाला हाइड्रोजन एटम है इसके लिए भी काउंट होते हैं। तो दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाती है और इसमें हीलियम की तरह एक स्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है। तो H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? हमें क्या आ जाता है? हमें आ जाता है H2 मॉलिक्यूल। क्या आता है? H2 मॉलिक्यूल। ठीक, आया समझ? क्या होता है? इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? पहले इसको रेज करते हैं। हम बोलते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें शेयरिंग हो जाए। अब आयनिक बॉन्ड होता है दूसरा वाला बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड मैं आपको यहां पे समझाता हूं। आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में एक जो है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं सोडियम की, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो कल हमने पढ़ा था जो सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम में क्या होता है? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? 11 इलेक्ट्रॉन में पहले शेल में चले जाते हैं 2, ठीक। पहले शेल में 2 चले जाते हैं, दूसरे शेल में 8 चले जाते हो गए 10, एंड तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने हैं शेयर करके या गेन करने हैं, ठीक है, या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, ठीक। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सॉरी यहां पे, ठीक है। तो सबसे अच्छी ऑप्शन क्या है? आप अगर आपसे पूछा जाए कि बोलो अच्छी ऑप्शन क्या है, तो सबसे यहाँ पे आप खुद बोलोगे कि सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को ये फेंक दे, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, तो इसके जो इसका जो आउटर शेल है, ठीक है, उसका इसका जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब इसने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे ये जो आपने देखा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम कहते हैं लूज इलेक्ट्रॉन किया गया, जिसकी वजह से इसमें ऑक्टेट आ गया, ठीक। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं फ्लोरीन की, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फ्लोरीन, आपके पास है फ्लोरीन ऐसे होता है, ठीक है। फ्लोरीन में क्या होता है? फ्लोरीन में आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो 60 इलेक्ट्रॉन्स को या तो रिमूव करना है या तो एक और इलेक्ट्रॉन लाना है, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्लोरीन एक काम करता है, ये और एक और इलेक्ट्रॉन गेन करता है और यहाँ पे उसको रख देता है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाली एग्जांपल आपको आएगी इसमें, किसमें? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है ना। आया समझ अब क्या होता है? तो ये चीजें यूज होती है, यही मेथड्स है जिनकी वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। शेयरिंग में उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, एंड गेनिंग एंड लूजिंग में इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। सॉरी, ठीक। तो आ जाते हैं टॉपिक पे फिर से। यही है तो lost or gained to make octet of electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element, that is the valency discussed in the previous chapter. For example, hydrogen, lithium and sodium atoms जो है contain one electron, ये important है, contain one electron each in their outermost shells, ठीक है। आपके पास है सोडियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, या आपके पास लिथियम है। इन सब में क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो देयरफॉर each one of them can lose one electron, so they are said to have valency of 1। तो ये क्या कर सकते हैं? ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं ऑक्टेट पाने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं उनकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, इनकी वैलेंसी 1 है। अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि अगर फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको हम कैसे वैलेंसी डिटरमाइन, इसको उसकी वैलेंसी कैसे हम देखेंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगा इस वाले पैराग्राफ में, ठीक। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं? अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा बोलो मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी है, एल्युमिनियम की क्या वैलेंसी है, सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है और एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 आएगी एंड एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 आ जाएगी, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 है मैग्नीशियम के और एल्युमिनियम के 3 है, ठीक है। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि इनकी वैलेंसी क्या है? इनकी वैलेंसी 2 एंड 3 है। If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, अगर close है मतलब 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, close है ना 8 के, तो तब क्या होता है? Then the valency is determined in a different way. For example, fluorine atom has 7 electrons in the outermost shell and valency would be 7, ठीक है। इसके जो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी वैलेंसी 7 बी हो सकती है, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बी शेयर कर सकता है।
बट इट इज इजियर, इसके लिए इजी क्या है वो हमें देखना है। इसके लिए जो इजी ऑप्शन है, ठीक है, इसके लिए जो इजी ऑप्शन है वो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके लिए जो इजी है वो क्या है, इसके लिए जो इजी है वो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, फ्लोरीन इसके लिए इजी क्या है, फ्लोरीन को क्या है टू गेन वन इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ। तो इनमें हम कैसे वैलेंस डिटरमाइन करते हैं, इन इनमें जो वैलेंसी होती है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, लिखते हैं कैसे, 8 8, ठीक है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे इनकी वैलेंसी ऐसे ही डिटरमाइन की जाती है, कैसे, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आया समझ। ठीक, hence its valency is determined, yes यहाँ पे लिखा है, determined by subtracting 7 electrons from the octet and giving, this gives you a valency of 1 for fluorine। ये आपको याद रखना है, 1 for fluorine, फ्लोरीन के लिए 1 वैलेंसी आएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए भी हम वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी कितनी आएगी, 8 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको 2 आ जाएगी। आया समझ। ठीक है, सिंपल है। ठीक, therefore an atom of each element has a definite combining capacity called its valency। Valency of the first 18 elements is given in the last column of table 4.1। जो हमने अभी देखा उनकी वैलेंसी, जो ऊपर हमने एलिमेंट्स देखे उनकी वैलेंसी भी देखी, और उनके बाकी जो थे वहां पे सपोज नोबल गैसेस थे या बाकी एलिमेंट्स थे, उन सब की हमने देखी कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं डिफरेंट शेल्स में, और उनकी वैलेंसी भी क्या है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा है, हाउ वुड यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। मैं होप करता हूँ कि ये आपको अब आना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एंड ये पढ़ के तो अब आपको ये तो एटलीस्ट आना चाहिए, इसमें तो कोई चीज नहीं बोल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, या जिसको हम मास नंबर भी बोलते हैं। तो लास्ट वाले में मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट वाले चैप्टर में रिलेटिव मास। रिलेटिव मास में क्या था कि हम एक हर एक एलिमेंट के हमें हर एक एलिमेंट के एटम का जो मास होता है वो हम रिलेटिवली लेते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन 12। ठीक, यहाँ पे अब और इजी वाला कंसेप्ट आने वाला है, जो आपको मास, एटॉमिक मास या मास नंबर ढूंढना इजी होगा, और ऑलमोस्ट ये दो इक्वल ही होते हैं, मास नंबर या एटॉमिक मास, जो आप रिलेटिवली निकालते हो। एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले तो ये आपको देखना है कि एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से। होता क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे प्लस लगाते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और याद रखना, और एंड नहीं है, और है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। किसमें, न्यूट्रल एटम में, जो आपका न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल एटम अगर आपके पास है तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो आपको देगा एटॉमिक नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज मैं आपको यहाँ पे आते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दैट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सिंपल सी बात है, ऑल एलिमेंट्स, एक एलिमेंट के जो भी एटम्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, उनकी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा। ठीक, इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। फॉर हाइड्रोजन Z is 1, हाइड्रोजन के लिए Z 1 है, ये आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 प्रोटॉन, तो इसका Z क्या है, 1 है। Z मतलब एटॉमिक नंबर इसका 1 है।
प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सिमिलरली फॉर कार्बन, अब कार्बन से अगर आपको पूछा जाएगा कार्बन का क्या बोलोगे, तो कार्बन का Z6 है। क्यों? क्योंकि कार्बन के का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। देयरफॉर एटॉमिक नंबर is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom, ठीक है। और अगर आपके पास न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप बोल सकते हो, वो भी एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन डिफाइन जो हम करते हैं ये हम प्रोटॉन्स के लिए करते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपको याद रखने के लिए। डिफाइन द नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? जब हमने पढ़ी थी, जब हमने बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने ढूंढे थे, सपोज हमें ये पता चला था कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो मास जो एटम का होता है वो किन की वजह से होता है? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही मास में, जो एटॉमिक मास होता है वही उसमें उन्हीं का मास होता है। सपोज अगर आपके पास प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है तो उन्हीं का मास कंबाइन करके आपके एटम का मास होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, वो हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। और ये दोनों जो प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। ये आपको याद रखना है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक। अब जो मास होता है आपके एटम का, तो वो तो सारा कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। तो सपोज अगर आपके पास कार्बन है, कार्बन का 12U मास है। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं 6 प्रोटॉन्स, ठीक है, और होते हैं 6 न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? 6 न्यूट्रॉन्स। तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12U। तो यहाँ पे हम मास नंबर कैलकुलेट करते हैं और ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है जो हम एटॉमिक मास रिलेटिवली निकालते हैं। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए, मुझे बोलो एल्यूमिनियम का क्या मास है, ठीक है, आप बोलोगे एल्यूमिनियम का मास तो 27 है। लेकिन क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के एटम में 13 प्रोटॉन्स हैं और 14 न्यूट्रॉन्स है। कितने? 14 न्यूट्रॉन्स। तो इनको मिला के टोटल है 27। अगर हम प्रोटॉन का मास 1U लेते हैं और न्यूट्रॉन का मास भी 1U लेते हैं, तो यहां से हम अप्रोक्सीमेट मास निकाल सकते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज डिनोटेड बाय ए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैं एक सिंबल दिखाऊंगा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटम को, एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे आपको पता होना चाहिए ए क्या होता है, जेड क्या होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलते आगे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो सिंबल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे सिंबल है, ये ऐसे हम लिखते हैं एक्स। ये जो एक्स होता है इसको ये रिप्रेजेंट करता है, ये आपका एलिमेंट है। सपोज मैं आपको एग्जांपल साथ में देता हूं। हम यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन ऐसे एक्स के बदले आपके पास ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक मास। क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, ऊपर लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट साइड में, अपर लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं एटॉमिक मास। सपोज हम लिखेंगे 16। क्या लिखेंगे? 16 ऐसे लिखते हैं। और नीचे यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 8, ठीक है। आया समझ? तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स लिखते हैं, एक्स मतलब कोई भी एटम जो आपका होगा, ऊपर जो यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास और यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, इस तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हो कि हम कैसे एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको एटम दिया जाएगा ऐसे और यहाँ पे आपको 8 दिया जाएगा, ठीक है। सपोज आपको एक क्वेश्चन में देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, आपके लिए थोड़ा समझाता हूँ मैं। आपको दिया गया है ऐसे, आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है, और ये दिया है 11। क्या दिया है? 11। अब आपसे पूछा गया है, मुझे बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे। डेफिनेटली ये आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वही होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होंगे। क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल है। अब आपसे पूछा जाएगा, मुझे बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे। तो एटॉमिक नंबर अगर 5 है लेकिन एटॉमिक मास 11 है, तो आपको 11 - 5 करके न्यूट्रॉन जो आएंगे 6 आएंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इस तरीके से कुछ दिया होगा, या आपसे और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आ गया समझिए। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, नाइट्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 7 लिखते हैं नीचे और ऊपर 14 लिखते हैं। मतलब 7 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, एंड 14 क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर। अब आपसे मैं पूछूंगा, मुझे बोलो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे नीचे 7 प्रोटॉन्स है क्योंकि एटॉमिक नंबर है, और 14 एटॉमिक मास है, तो 7 न्यूट्रॉन्स होंगे। आया समझ? ठीक है, सिंपल है। ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे 1 एंड 2, और इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आइसोटोप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स। नेचर में बहुत सारी चीजें देखी गई। सपोज हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक एटम जो है, एक एलिमेंट जो है, एलिमेंट के जैसे हमने डिफाइन किया था, हमने बोला था कि एलिमेंट्स के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। तो हमें कुछ डिफरेंस लगी क्या, हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम लगी कुछ एटम में, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट लगी। ठीक है, सपोज मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन आया, ठीक है, हाइड्रोजन को हमने देखा, हाइड्रोजन में हमारे एक हाइड्रोजन एटम ऐसा था, उसमें एटॉमिक नंबर 1 था, एटॉमिक मास 1 था, मतलब एक प्रोटॉन था, और वही प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन 0 था, उसकी वजह से एक एटॉमिक मास था, एक यू था। और हमने दूसरा हाइड्रोजन देखा, दूसरा हाइड्रोजन एटम क्या था, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही था, एटॉमिक नंबर 1 ही था, लेकिन उसमें एटॉमिक मास 2 था, या मास नंबर 2 था, मतलब उसमें एक और न्यूट्रॉन आ गया था। फिर हमने और एक हाइड्रोजन एटम को देखा, उसमें भी एटॉमिक नंबर तो 1 ही था, लेकिन उसका एटॉम मास नंबर 3 था, मतलब उसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए थे। तो इसकी वजह से हमें ये जो 3 टाइप के एटम्स एक ही एलिमेंट में मिले, इसको हमने नाम दिया आइसोटोप्स। क्या दिया नाम? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होती है, इसमें न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से कम या ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इनका मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन में हमने 3 टाइप के एटम देखे हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम कौन सा वाला हाइड्रोजन एटम होता है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है और वही प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन 0 होता है और एक ही प्रोटॉन होता है बस, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। दूसरा जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर 2 होता है, मतलब एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने देखा तीसरा वाला एटम ट्राइटियम, जिसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम में क्या है, उसमें एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन मास नंबर 3 है। मास नंबर 3 है, मतलब इसमें 2 न्यूट्रॉन्स आते हैं। आया समझ? तो इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स में क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स मिलते हैं। सपोज कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के आपको 2 आइसोटोप मिलेंगे। एक होता है कार्बन 6, कार्बन 12 जिसको हम बोलते हैं, दूसरा होता है कार्बन 14। मतलब इसमें प्रोटॉन तो 6 है, इसमें भी प्रोटॉन 6 है, मतलब मास एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है। आया समझ? मतलब इसमें एटॉमिक, इसका एटॉमिक मास नंबर 12 है, इसका मास नंबर 14 है। तो ये 2 क्या है, आइसोटोप है। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसको हम आइसोटोप बोलते हैं। इसी तरह क्लोरीन में है 17 17 प्रोटॉन्स है, लेकिन मास नंबर 35 है। ठीक है, दूसरा है 17 प्रोटॉन्स, लेकिन मास नंबर 37 है। ठीक है, आया समझ? इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। ऑन द बेस ऑफ these examples isotopes are defined as the atoms of the same element, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, atoms of the same element having the same atomic number but different mass number। ठीक है, एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है, एटम्स का सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। therefore we can say that there are 3 isotopes of hydrogen। तीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। आया समझ? ये होते हैं आइसोटोप्स। इसके बाद दूसरी एक कैटेगरी आती है, जिनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। लेकिन आइसोटोप्स में एक प्रॉब्लम है। आइसोटोप्स में क्या मसला है, मैं आपको बताता हूँ। आइसोटोप्स का मसला ये है कि इनका एटॉमिक मास या मास नंबर कैसे डिफाइन हो।
ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स है और उनकी जो क्वांटिटी है वो भी ठीक-ठाक है, मतलब 10% एक है, 20% दूसरा है, 80% तीसरा है, मतलब आया समझ? मतलब एक 10% एक आइसोटोप है, दूसरा जो है वो 20% है, तीसरा जो है वो 70% है, टोटल मिला के 100%, ठीक है? तो उनकी तब हम एक को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हम बोलेंगे अच्छा ये 70% है, इसी का एटॉमिक मास लेते हैं, नहीं। तो हम क्या करते हैं, इनको एटॉमिक मास निकालने की हमने एक मेथड अ, डेवलप किया है जिससे हम इनका एटॉमिक मास निकालते हैं। देखो, यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है इनकी वो सेम होती है, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है बट उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर बिकॉज़ ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं आइसोटोप्स में, दैट इज़ व्हाई उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। सपोज़ एटॉमिक मास जो है, उनका जो मास है वो पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट है, ठीक? लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, आपको याद रखना है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कैसे हम इनका मास कैलकुलेट करते हैं। सपोज यहाँ पे आप मान लो क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, एक का 35 यू है, दूसरा आइसोटोप का 37 यू है और किस रेशो में प्रेजेंट है, 3:1 रेशो में। एक 30% सपोज अगर आप मानोगे तो दूसरा 10% है, ऐसा इस वे में है, मतलब एक 60% है, दूसरा 30% है। 3:1 रेशो में है, तो आप इसको लिख सकते हो थ्री, सॉरी यहाँ पे 3:1 रेशो में है, ठीक है? एक अगर 3 एक के एक 3 टाइम्स ज़्यादा पाया जाता है इसके कंपेयर में, ठीक? तो आप देख सकते हो ये। इसका मास निकालने के लिए क्या किया जाता है? इसको हम एवरेज मास निकालते हैं। क्या करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम क्या होता है फिर? हम 35, ठीक है? 35 लेते हैं, 35 वाले यू का कितने टाइम्स है? वो 3 टाइम्स है, मतलब 75 टाइम्स है। 75 आउट ऑफ 100, ठीक? 75 आउट ऑफ 100 प्लस करते हैं 37 वाला, जिसका 37 यू था, वो कितने टाइम्स है? 25 टाइम्स है, 25/100। तो 104/4 आ जाएगा ये वाली टर्म, और ये आएगी 37/4, टोटल आएगा 142/4। टोटल जो मास क्लोरीन का हम लेते हैं एवरेज, वो लेते हैं 35/35.5 यू, ठीक है? अदरवाइज़ क्या था, एक का 35 था, दूसरे का 37 था। एवरेज कितना आया? 35.5 यू। तो यही हम लेते हैं फिर, यही है इसका एटॉमिक मास। आया समझ? ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो लेते हैं, नॉर्मली उनको कैलकुलेट ऐड करके उनका मास लेते हैं, अगर नहीं है तो हमें, अगर वो आइसोटोप्स है तो हमें एवरेज मास निकालना पड़ता है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है, सपोज़ यहाँ पे लिखा है दिस डज़ नॉट मीन दैट any one atom of the chlorine has a fractional mass of 35.5 U। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? क्योंकि मास या तो 1 होगा या तो 2 होगा, नेचुरल नंबर में होगा, बीच में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास आधा प्रोटॉन तो नहीं हो सकता। 1 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, ठीक है? इसी तरह 1 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, आधा न्यूट्रॉन नहीं हो सकता। दैट इज़ व्हाई फ्रैक्शन में मास नहीं आता। लेकिन जब आप फ्रैक्शन में मास देखो तो आपको ये समझना है कि ये आइसोटोप्स का मास है, इसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं जिनका एवरेज मास निकाला गया है। ठीक है? तो ये यहाँ पे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एप्लीकेशंस आइसोटोप्स के क्या हैं? तो ये देखते हैं हम। पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स आर सेम, ठीक है? अ, आइसोटोप्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। सपोज़ एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज़ अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यूरेनियम हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है? तो उसका एक आइसोटोप है जो यूज़ होता है। इसी तरह आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ होता है। किसका? आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। मे बी ये पॉइंट आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में। आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो है वो यूज़ होता है गोइटर में, ठीक है ना? तो ये कुछ फंक्शंस है या कुछ एप्लीकेशंस है आइसोटोप्स के। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आइसोबार्स है। आइसोबार्स शायद लास्ट वाला टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। आइसोबार्स क्या होता है? अब मैं आपसे पूछूँगा, अगर अगर आपके पास 2 डिफरेंट एटम्स हैं, मतलब एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, दोनों के एटम आपने लिए, ठीक है? तो इनका एटॉमिक मास तो सॉरी एटॉमिक नंबर तो डेफिनिटली डिफरेंट है, ठीक है? सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके पास है एलिमेंट एक्स, ठीक है? एलिमेंट एक्स है और एलिमेंट वाई है, एलिमेंट वाई।
मान लेते हैं कि इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर है ए, एटॉमिक नंबर है ए, इसका एटॉमिक नंबर है बी, ठीक। लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम है दोनों का, m, इसका भी मास नंबर सेम है m। तो इन दो एटम्स को आप क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन इनका मास नंबर सेम है। इस दिस टाइप के एटम्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। टॉपिक पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स। कैल्शियम को अगर आप कंसीडर करोगे तो कैल्शियम में क्या है? एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। एंड ऑर्गन को अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है। ठीक है, यहां तक तो हमें पता है अभी। The number of protons in these atoms is different, but the mass number of both of these is 40. कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है, आर्गोन का भी मास नंबर 40 है। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो एटम में है वो सेम है। याद रखना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है। प्रोटॉन डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना वो एक में ज्यादा है, दूसरे में प्रोटॉन ज्यादा है। तो आपस में न्यूक्लियॉन सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स सेम। दोनों में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन सेम है। प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है, एक में कम है दूसरे में ज्यादा है। सपोज कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स है, ठीक है, आर्गन में 18 प्रोटॉन्स है। लेकिन क्या हुआ है कि कैल्शियम में जो 20 न्यूट्रॉन्स है, आर्गन में 22 न्यूट्रॉन्स आ गए। सॉरी, आर्गन में क्या आ गए? 22 न्यूट्रॉन्स आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ? कैल्शियम का भी मास 40 हो गया, आर्गन का भी मास 40 हो गया। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि न्यूक्लियॉन्स का ऐड अगर आप करोगे, समेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो प्रोटॉन का नंबर भी डिफरेंट होगा। Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars। ठीक है, आया समझे? Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars। होप करता हूं कि समझ में आ गया होगा। सिंपल सा ही टॉपिक था, कुछ ठीक है, तो सिंपल सा ही टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये जो क्वेश्चन है आप देख लेना खुद ही क्या है, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कितने हैं? 17, ठीक है, 18 19 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस, ठीक। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया, मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से जाके टेक्स्ट को पढ़ना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ना है। जितनी बार, जब तक सारा समझ में नहीं आता तब तक पढ़ते रहना है, ठीक। लेक्चर को अच्छे से देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि क्या, कहाँ पे कौन सा पॉइंट ज्यादा, इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक। बाकी अभी के लिए क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।